फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज मैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था कि ईसीटी होता क्या है, तो मैंने बताया था ईसीटी एक यह का प्रोसीजर है जिसमें साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उन्हें हमें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, यानी उसके द्वारा हम लोग सीजर्स देते हैं। मैंने बताया था कि इसमें टॉनिक क्रोनिक सीजर्स दिया जाता है, और मैंने पीछे के लेक्चर में ही मैंने बात किया था पैरामीटर्स ऑफ ईसीटी के बारे में कि आप जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं वो कितने वोल्ट का होता है और उन्हें एक दिन में कितना शॉक देना होता है और किस तरह से असेसमेंट करते हैं सीजर्स को, उसके बारे में भी मैंने आपको डीपली से मैंने बात किया हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट का लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज आप उसे जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ईसीटी के बारे में मैंने भी बात किया हूं, बाइलेटरल और यूनिलेटरल के बारे में। तो चलिए आज का मैं जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में, कि जो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो कहां कहां प्लेस करते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग केयर के बारे में कि जो ईसीटी देने के पहले क्या क्या नर्सिंग केयर करते हैं, ईसीटी के दौरान में क्या क्या नर्सिंग केयर करते हैं, और ईसीटी देने के बाद में क्या क्या हम नर्सिंग केयर करते हैं, उन सभी की चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन कौन से मेडिकेशन देते हैं ईसीटी देने से पहले, उन सभी के बारे में आज बात करने वाला हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल में मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट होता क्या है। जब ईसीटी हम लोग देते हैं तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उसी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, यानी सिंपल से बोले तो वो शॉक सीजर्स है वो दिया जाता है बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कैसे देते हैं, कहां पे हम प्लेस करते हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आज हम बात करने वाले हैं बाइलेटरल ईसीटी में कहां कहां प्लेसमेंट करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट पोजीशन। सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोड पोजीशन जो यूज किया जाता है तो ये जो अभी बताने वाले हैं बाइलेटरल ईसीटी का है, उसी को ज्यादातर यूज किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्कल। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि दोनों हेड के साइड में यह प्लेसमेंट किया जाता है। द बाइफ्रंटोटेम्पोरल इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट इज द मोस्ट कॉमन यूज। जो दोनों साइड में हेड्स में जब इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसे हम बाइफ्रंटोटेम्पोरल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कहां पर प्लेसमेंट करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि ये मानी क्या है, पर्सन का ये आई है, ये आपका आई हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटर कैंथस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटर कैंथस बोलते हैं। तो ऑटर कैंथस से जो ईयर का ये जो टैगस ऑफ ईयर है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, टैगस ऑफ ईयर बोलते हैं। तो इसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक, और इसके जस्ट मिड पॉइंट को लेते हैं, और मिड पॉइंट के लेने के बाद में 3 सेंटीमीटर ऊपर में क्या करते हैं, प्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे अगर ये मानिए मेरा ये आई है और ये मेरा सीधे क्या है, ये ऑर्डर कैंथस, ये टैगस ऑफ ईयर है। अब ये दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लेंगे और इससे 3 सेंटीमीटर 1 2 3 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रोड्स को लगा देंगे, एक लेफ्ट साइड एंड दूसरा राइट साइड। तो ये इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बाइफ्रंटल टेम्पोरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट बोला जाता है। अब सेकंड बात करते हैं यूनिलेटरल ईसीटी के बारे में। यूनिलेटरल ईसीटी में क्या होता है, इसमें दोनों जगह पे नहीं बल्कि सिर्फ एक ही तरफ में, वन साइड में हम लोग इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट करते हैं। अब जैसे बाइलेटरल में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज कर रहे थे, लेकिन यूनिलेटरल में कितने करते हैं, यूनिलेटरल में भी 2 ही इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये इसको हम कैसे प्लेसमेंट करेंगे, इसमें भी 2 ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर बोला गया कि
In an attempt to decrease the side effect of the ECT, the unilateral electrodes placement have been introduced. क्या बोला गया? जैसे बाइलेटरल दोनों तरफ में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते थे, जिसके कारण बहुत सारे न्यूरॉन्स को डिफेक्ट करता था, डैमेज करता था, जिसके कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखे जाते थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक ही साइड में किया गया, ताकि कम न्यूरॉन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगा, कम डैमेज होंगे, और जब कम डैमेज होगा तो कम कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है? इट इन्वॉल्व प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन द वन साइड ऑफ द स्कल, या स्कल के वन साइड में क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। जैसे सेम सबसे पहले ऑटर कैंथस ले लिया गया। ऑटर कैंथस से हम लोग क्या किए, ईयर का जो ट्रैगस ऑफ ईयर है वहां पे हम लोग क्या किए, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिड पॉइंट ले लिए, इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर में एक को प्लेस किए, और जस्ट इसके ऊपर में ही एक और इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देते हैं, प्लेस भी कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली यूनिलैटरल में लगाते हैं। अब बात करते हैं डी इलिया पोजीशन इज द बेस्ट इन यूनिलैटरल पोजीशन। अब एक होता है डी इलिया पोजीशन, जो कि सबसे बेस्ट होता है यूनिलैटरल में। यूनिलैटरल में दो तरह से लगाया जाता है, एक कॉमनली जो एक ही तरह पे सबसे दोनों ऑटर कैंथस और हम लोग टैगस ऑफ ईयर के दोनों को मिड पॉइंट को लेते हैं, और इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर पे हम लोग एक को इलेक्ट्रोड्स को पुट करते हैं, उसके जस्ट ऊपर में एक और इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हैं। ये मैंने बात किया। लेकिन डी इलिया पोजीशन में क्या बोला, इसको बेस्ट यूनिलैटरल पोजीशन इसलिए बोला जाता है कि इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हम लोग क्या लिए, पर्सन का हम लोग जो मेजरमेंट किए, सबसे पहला तो एक इलेक्ट्रोड हम लोग यहां पे लगा दिया 3 सेंटीमीटर ऊपर। अब ये जो मेरा पूरा फेस है, तो इसके बीच से और ये जो आप ये टैगस ऑफ यहां पे लेकर आए थे मिड पॉइंट पे, इसके ऊपर इस तरह से सर्कल से क्या करेंगे, लेकर जाएंगे और मिड पॉइंट पे लेके आएंगे, और यहां से सीधे ऊपर की ओर लेके जाएंगे, और दोनों से ऐसे और ऐसे जहां पे मिलेगा तो वहीं पे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड्स को प्लेसमेंट कर देते हैं। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डी इलिया पोजीशन बोलते हैं। तो यहां तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट करते हैं। तो मैंने ये बाइलेटरल और यूनिलैटरल दोनों के बारे में मैंने बात किया कि बाइलेटरल में दोनों स्कल के दोनों साइड में हम लोग इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रोड्स लगाने का तरीका है कि हम लोग जो ऑटर आई कैंथस है उसका और ईयर का जो आगे का जो पार्ट है टैगस ऑफ ईयर है, इन दोनों को बीच सीधे से सिमेट्रिकल लेंगे और बीच के मिड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ऊपर में हम लोग प्लेस करेंगे, और जस्ट इस साइड में सेम तरीके से बाइलेटरल में यूज करेंगे। लेकिन यूनिलैटरल में कॉमनली क्या करते हैं कि हम लोग 3 सेंटीमीटर ऊपर लिए और जस्ट उसके ऊपर में सेकंड इलेक्ट्रोड को पुट कर देते हैं। डी इलिया पोजीशन में बोला गया कि आप 3 सेंटीमीटर जहां पे लिए, उसके बाद सीधे आप क्या करिए, आगे की ओर लाइन लाएं, सिमेट्रिकल है, आप डॉट लाइन से, और एक बीच से सीधे की ओर लेकर जाएंगे, और दोनों लाइन जहां पे मिड में टकराता है, मिलता है, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सेकंड जो उसके जस्ट या तो लेफ्ट में या तो राइट में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इलेक्ट्रोड्स को हम लोग पुट कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यूनिलैटरल और बाइलेटरल को प्लेस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से या तो लेफ्ट में लगाएंगे या राइट में लगाएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो पर्सन का कौन सा हाथ ज्यादा मूवमेंट करता है, किस राइटिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड है, ये हम लोग बात करते हैं। तो अगर वो पर्सन राइट हैंड है तो राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, डाउन जहां मिड पॉइंट आया उसके राइट से 3 सेंटीमीटर नीचे में हम लोग लगा देते हैं। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड में हम लोग प्लेस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ईसीटी का जो इलेक्ट्रोड्स है उसको हम लोग प्लेसमेंट करते हैं। इंडिकेशन ऑफ ईसीटी के बारे में किस किस में देते हैं। तो सबसे पहला मेजर डिप्रेशन, अगर जो डिप्रेशन का जो पेशेंट है जिसमें हम लोग देते हैं डिप्रेशन विद सुसाइडल थॉट्स, जिसमें सुसाइडल थॉट्स वगैरह आता हो डिप्रेशन के कारण से, उस समय देते हैं। डिप्रेशन विद स्टूपर, दम हाई, एकदम डिप्रेस बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं एन इवोल्यूशन
मेलानकोलिया, इसके बारे में हम आगे डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। मेलानकोलिया उसे बोलते हैं जब सीवियर डिप्रेशन में, अगर लंबे समय से सीवियर डिप्रेशन में है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनल मेलानकोलिया के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि किस किस में कंट्राइंडिकेशन रहेगा, जिसके बारे में तो अगर इंक्रीज है, आईसीपी अगर इंक्रीज है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर इंक्रीज है, तो उस पेशेंट में हम लोग क्या करते हैं, ईसीटी नहीं देते। जैसे हेड इंजरी है, अगर किसी को हेड इंजरी होता है तो क्या पता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। या फिर ब्रेन ट्यूमर हो, या फिर ग्लूकोमा हो, या फिर ब्रेन हैमरेज वगैरह होता है, तो इन सभी केस में इंट्राक्रैनियल प्रेशर है या फिर आईओपी है, ये क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। बात करते हैं रिसेंट एमआई। रिसेंट एमआई कहने का मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं देंगे तो डेथ कर जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग देते हैं, वरना कोशिश करते हैं कि नहीं देने का काम करते हैं। तो ये रिसेंट लिखा गया इसीलिए है कि ताकि अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो हम उसे देंगे। लेकिन बात करते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में। आर्टिफिशियल पेसमेकर के बाद हम बात करते हैं रीनल डिटैचमेंट। रीनल डिटैचमेंट कहने का मतलब कि अगर रीनल पेशेंट वगैरह है, अगर उसमें जैसे रीनल प्रॉब्लम्स है, किडनी में प्रॉब्लम्स है, तो अगर वैसे पेशेंट में अगर हम जब ईसीटी देते हैं तो क्या हो जाता है, जो आईसीपी है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, या फिर आईओपी है, ये क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए हम लोग रीनल डिटैचमेंट पेशेंट में हम लोग नहीं देते हैं ईसीटी। बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में। एडवर्स इफेक्ट करने का मतलब क्या, अगर ईसीटी देते हैं तो क्या क्या उनमें बाधक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला मेमोरी डिस्टर्बेंस, उनको कोई चीज याद नहीं रहेगा। रिट्रोग्रेड एमनेसिया कहने का मतलब कि जो उनको क्या है, भूल जाएंगे, को जैसे वो कोई भी चीज है उसको क्या करेंगे, फॉरगेट कर जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन 6 से 7 दिन के मतलब 1 वीक के अंदर में क्या होता है, उनको पूरे चीज याद आ जाता है। जैसे हम अभी कहाँ आए, कहाँ थे, यहाँ क्यों आए हैं, तो ये सब चीज क्या है, कुछ दिन के बाद में अपने आप उनको समझ में आने लगेगा, वो धीरे धीरे करके पूरा उनको याद आ जाता है। बात करते हैं डिलीरियम के बारे में, तो ये मैं इसको आगे में डिजीज में मैं आपको बताऊंगा, डिप्लीसिएट डिलीरियम डिजीज के बारे में। बात करते हैं हेडेक के बारे में, अगर हेडेक वगैरह है तो उसको अदर मेडिकेशन वगैरह हम लोग देंगे। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर, तो मैंने फ्रैक्चर के बारे में मैंने बात किया था कि जो डायरेक्ट ईसीटी थे उनमें क्या होता था, फ्रैक्चर देखने को मिलता था। मॉडिफाइड ईसीटी में कोई भी फ्रैक्चर देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप्स का इनमें ड्रग्स हम लोग देकर ईसीटी हम लोग देते थे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने बात कर रहा था कि आप प्रीवियस के लेक्चर को आप जरूर देखिए। अब हम फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से मेडिकेशन हम लोग ईसीटी के टाइम में हम लोग देते हैं, पहले उन सभी के बारे में बात करेंगे और लास्टली नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा ये वीडियो लग रहे हैं। तो जो सबसे पहला जो ड्रग्स यूज किया जाता है ईसीटी में देने से पहले वो किया जाता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है क्या, तो जिसके बारे में बात करते हैं तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो क्या करता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर यह जाकर वर्क करता है। अब एंटी कहने का मतलब क्या हुआ, रोकने वाला, जो रोकता हो। तो जो यह कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है उसको क्या करता है, जाकर ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक करने के कारण क्या होता है कि यह जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने के कारण से जो ओरल सिक्रीशन वगैरह है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो मेनली जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो यूज किया जाता है, जो ताकि ओरल सिक्रीशन वगैरह हो रहा है वो क्या हो, कम हो। अगर ओरल सिक्रीशन अगर ज्यादा होगा तो पेशेंट क्या है, एस्पिरेट कर सकता है। तो इसलिए एस्पिरेट ना करे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज करते हैं। तो इसमें जो मेन ड्रग्स का यूज करते हैं ईसीटी के दौरान में वो करते हैं एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट का यूज ईसीटी के दौरान में हम लोग करते हैं। या बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, कौन से ड्रग्स को आप चूज करते हो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ड्यूरिंग द ईसीटी प्रोसीजर, ईसीटी प्रोसीजर के दौरान में। तो कौन सा हो जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा। इसके डोजेस की बात करें तो इसका डोजेज 0.6 mg होते हैं। अगर आईवी आप दे रहे हो
तो जस्ट ईसीटी देने के पहले अगर आईएम दे रहे हैं तो 30 मिनट पहले ईसीटी के पहले हम लोग प्रोसीजर के पहले देते हैं। बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में, जो मैंने भी बात किया, टू रिड्यूस द ओरल सिक्रीशन, ओरल सिक्रीशन को डिक्रीज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, हम लोग एट्रोपिन सल्फेट यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। अब बात करते हैं एट्रोपिन के बारे में कि जो एट्रोपिन क्या करता था, तो एट्रोपिन क्या करता है, जो जीआईटी सिक्रीशन है इसको डिक्रीज कर देता है। क्या करता है, जीआईटी सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, बट ये जो हार्ट रेट है इसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब वैसा पेशेंट जिसका जो हार्ट रेट है वो क्या इंक्रीज हो, तो वैसे पर्सन में अगर आप एट्रोपिन देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके जो हार्ट रेट है वो और क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो जिसके कारण से पेशेंट क्या कॉम्प्लिकेशन में पहुंच सकते हैं। तो कार्डियक एरिथमियाज उससे हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसके जगह पे क्या यूज करते हैं, ग्लाइकोपायरेट यूज करते हैं। क्या करते हैं, ग्लाइकोपायरोलेट यूज करते हैं। अब ये बात करते हैं ग्लाइकोपायरोलेट क्या है, तो यह भी एक प्रकार का एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ही है। अब ये करता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, ये भी क्या करता है, जीआईटी सिक्रीशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जीआईटी सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, यानी जब जीआईटी सिक्रीशन का डिक्रीज होगा तो ओरल सिक्रीशन भी क्या होगा, कम होगा। बट ये क्या करता है, जो हार्ट रेट है इसको इंक्रीज नहीं करता, तो इसलिए हम लोग ग्लाइकोपायरेट का यूज करते हैं। अब बात यहां पर क्वेश्चन है कि जब यही है ड्रग्स तो इसको फर्स्ट चॉइस में हम लोग क्यों नहीं रखते, तो तुम्हें जो वैसा पेशेंट जो क्या हो, इसको ईसीटी पढ़ने वाला है, तो क्या जिसका हार्ट रेट कम हो तो उसको इंक्रीज, तो उस पर क्या होगा, जो ये अगर जब ग्लाइकोपायरोलेट आप दीजिएगा तो क्या करेगा, उसके हार्ट रेट को इंप्रूव नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं, एट्रोपिन का यूज करते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट ड्रग्स यूज इन द ईसीटी प्रोसीजर तो क्या होगा, एट्रोपिन सल्फेट, यानी या फिर सिंपल से बोल सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। सेकंड बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटिक ड्रग्स को हम लोग सिडेटिव ड्रग्स, हाइपोनोटिक ड्रग्स या फिर एनेस्थेटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। जैसे जितने भी लास्ट में और पाम वाले हैं, जैसे डाइजापाम हो गया, बेंजोडाइजापाम हो गया, तो ये सभी ड्रग्स है वो क्या है, नींद वाली दवाई आप सिंपल से बोल सकते हैं। तो एंजाइटी को लॉस करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग सिडेटिव या फिर उसी को हाइपोनोटिक बोलते हैं या फिर उसी को एनेस्थेटिक ड्रग्स के नाम से बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो ड्रग्स है वो क्या देते हैं, थियोपेंटेनॉल सोडियम देते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच चॉइस ऑफ ड्रग्स इन ईसीटी प्रोसीजर फॉर एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ईसीटी प्रोसीजर के दौरान हम लोग कौन से ड्रग्स को चूज करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, थियोपेंटेनॉल सोडियम होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो 2 to 5 mg पर केजी के हिसाब से हम लोग लेते हैं। 2 to 5 mg है, यहां पे 2.5 नहीं है, 2 to 5 mg पर केजी के हिसाब से हम लोग लेते हैं। बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में, तो ये क्या करता है, सिडेशन प्रोड्यूस करता है और डिक्रीज करता है एंजाइटी को। जैसे अगर कोई पेशेंट है, अगर आप उसको बोलिएगा कि आपको क्या, जैसे कि हम आगे में बात करेंगे नर्सिंग केयर के बारे में, कि जब भी अगर ईसीटी पड़ता है तो उसके पहले अटेंडेंट को या फिर जो पेशेंट है या फिर उस सभी को क्या बताना पड़ता है कि आपको ईसीटी दिया जाएगा। अगर मानो उसको तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा तो कैसा होगा, वो अपने आप को एंजाइटी फील करेगा कि हमको ईसीटी पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रिक शॉक पड़ेगा, अब नहीं हमको कल पढ़ने वाला, तो इस तरह से वो ज्यादा क्या हो जाएगा, एंजाइटी में हो जाएगा। तो उस चीज को लॉस करने के लिए हम लोग सिडेटिव, हाइपोनोटिक या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड ड्रग्स के बारे में। तो थर्ड जो बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर एजेंट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग्स के बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो ड्रग्स को जो चॉइस किया जाता है और सक्सेनाइल कोलिन को हम लोग चूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, तो 0.5 से लेकर 1.5 mg दिया जाता है।
पर्पसेस के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और फ्रैक्चर वगैरह होने से क्या करता है, बचाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मॉडिफाइड जो ईसीटी थे उसमें क्या किया जाता था, ड्रग्स वगैरह उनमें दिया जाता था, जैसे मसल रिलैक्सेंट हो गया, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो गया, ये सभी प्रोवाइड किए जाते थे जिससे पेशेंट को क्या हो, फ्रैक्चर वगैरह ना हो, ना उनको एस्पिरेट हो। तो इन सभी के लिए डिफरेंट प्रकार का ड्रग्स वगैरह देते हैं, जो मैंने तीनों के बारे में अभी मैंने बात किया। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी, उनको सांस लेने में दिक्कत होगा, तो इसलिए बार बार मॉनिटरिंग करते रहना है कि कहीं पेशेंट को सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है। मॉनिटर में हमेशा उसका ओटी सैचुरेशन वगैरह देखते रहना है। तो इस तरह से हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर जब ब्लॉकर एजेंट हम लोग ड्रग्स देते हैं तो उसके बारे में, तो इस मस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग्स के बारे में मैंने फार्माकोलॉजी के लेक्चर में मैंने बात किया हूं, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाए और फार्माकोलॉजी का लेक्चर जरूर देखें। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्री सिनेप्टिक होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स होते हैं, तो जो पोस्ट सिनेप्टिक होते हैं तो इसके बीच में क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो ये जो ड्रग्स है इसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है, एक्सचेंज नहीं हो पाता है और क्या होता है, जो मसल्स है वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस चीज के बारे में मैंने फार्माकोलॉजी में डीपली से मैंने बात किया हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली बता दे रहा हूं कि जो मसल्स रिलैक्सेंट है क्या करता है, या जो ब्लॉक कर देता है डायफ्राग्राम के मसल्स को, मेजर जितने भी मसल्स उसे को कर देता है, जिसके कारण से रिस्पायरेशन में दिक्कत होते हैं। तो यही इसका क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। अब बात करते हैं नर्सिंग केयर के बारे में। तो बिफोर ईसीटी देने के पहले, ईसीटी प्रोसीजर के पहले एक नर्स को क्या क्या ध्यान में रखना है, तो जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चेक करना है कि जो फाइल है उसमें ईसीटी कॉन्सेंट है या नहीं है। ईसीटी कॉन्सेंट का आने का मतलब कि जो प्रोसीजर आप कर रहे हैं वो पेशेंट को या फिर पेशेंट अटेंडेंट को बताए हैं कि या नहीं बताए हैं, कि जैसे कि उनको बताना है कि आपको अब ईसीटी प्रोसीजर होगा जिसमें आपको शॉक दिए जाएंगे, उससे आपको रिकवरी पेशेंट को देखने को मिलेगा। तो अगर वो सिग्नेचर बाय बॉन्ड वो करते हैं तो देन आप उस फाइल को, सेगमेंट को देखेंगे, और ये नहीं, ऐसा नहीं कि आप पेशेंट का अंगूठा लिए इस तरह से लगा ली, ऐसा नहीं, उनसे पूछना है और उनके मन के मुताबिक ही क्या करना है, सिग्नेचर उनसे करवाकर, तो उसी को क्या बोलते हैं, ईसीटी कॉन्सेंट बोलते हैं। या फिर कॉन्सेंट अलग अलग होता है, ओटी का कॉन्सेंट अलग होता है, डिफरेंट होते हैं। चेक फॉर एनसीपी स्टेटस, मिनिमम 4 आवर्स एंड 6 आवर्स मैक्सिमम। जैसे जो पेशेंट को वो ईसीटी देने वाले हो वो एनसीपी में है या नहीं, यानी कोई भी चीज खाया पिया ना हो, कितने, कम से कम 4 आवर और ज्यादा मैक्सिमम 6 आवर तक खाली पेट होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि ए नर्स सी ए पेशेंट हु हैज ईटेन बिस्किट एट नाइट for a plate and said ECT procedure is morning 8 o'clock, then what nurse should be do? यानी जो एक पेशेंट को नर्स ने देखा वो क्या करता, सुबह में बिस्किट खा रहे थे, कितने बजे, तो 4 बजे, और उसका ईसीटी प्रोसीजर क्या था, 8 बजे था। तो उस टाइम नर्स का क्या रोल होता है, तो नर्स को क्या होता है कि उस टाइम पेशेंट को बोले नहीं खाने के लिए, मना करने के लिए, और जो ईसीटी प्रोसीजर जो टाइमिंग होने वाला है उसको क्या करेगा, 4 आवर्स को ऐड करके मिलाकर आगे के टाइमिंग को वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे कोई भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखने को ना मिलेगा। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं रिमूव डेंटर्स एंड लूज टीथ और ऑर्नामेंट्स। जैसे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हमारा क्या हुआ, जो हाथ में बाली पहने हुए थे, कान में कनवाली था, वो गायब हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया हूं कि ईसीटी प्रोसीजर जब होते हैं तो उनमें पेशेंट को कंफ्यूजन, डिलेरियम, ये सभी देखने को मिलता है। तो उस टाइम में आपको इस तरह से ब्लेम करेंगे, तो उस चीज को, ब्लेम से अपने आप को बचाने के लिए क्या किया जाता है, हैंड ओवर, जो पेशेंट का जो अटेंडेंट है या फिर पेशेंट है उससे आप हैंड ओवर लिखवा लेंगे विद सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर के साथ में, ताकि आप पर कोई भी दिक्कतें ना हो, आप पर कोई भी कंज्यूमर एक्ट वगैरह ना लगे। तो इसलिए आप अपने सेफ के लिए करवा लें। हेड बाथ बिफोर ईसीटी, ईसीटी के पहले जो पेशेंट है उसके हेड को बाथ कर लेना चाहिए, नहा देना। क्यों सर को धोते हैं, बिकॉज ऑयली होने के कारण से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स है
वो नहीं चिपक पाता है, तो इसलिए हम लोग हेड बाथ करते हैं। एंड लास्ट वन, एम्प्टी द बोवेल एंड द ब्लडर बिफोर ईसीटी। अब ये क्यों जरूरी है, ब्लडर को रिमूव करना, खाली करवाना बिफोर ईसीटी? क्योंकि अगर मानो जब प्रोसीजर के दौरान में क्या होता है, ईसीटी जब उसको दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, तो स्पिंचर लूज हो जाएंगे, जिसके कारण से यूरिन वगैरह बेड पे निकलेंगे, तो तुरंत से बेड को शिफ्ट करना, क्लीन करना ड्रेसेस को, तो ये नर्सिंग के लिए स्टाफ है उनको लिए दिखते हैं, ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इस सभी चीज को, या फिर प्रोसीजर भी है जो लेट होगा, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस चीज को ऐड किया गया। तो हम लोग बिफोर ये 5 पॉइंट को याद रखेंगे। ईसीटी कॉन्सेंट है उससे है कि नहीं, चेक एनसीपी स्टेटस, वो पर्सन है, वो 4 घंटे से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, या फिर मैक्सिमम 8 घंटे, सॉरी 6 घंटे। फिर जो मैंने बात किया हेड बाथ के बारे में, और उसके ऑर्नामेंट्स या फिर नकली दांत वगैरह है उसको रिमूव करवा देंगे, और एम्प्टी बोवल या फिर ब्लैडर को हम लोग क्लीन करवाएंगे, यानी रिमूव खाली करवाएंगे। तो इन सभी चीज के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग ईसीटी, ईसीटी के दौरान में क्या क्या चीज को देखते हैं, और आफ्टर ईसीटी। तो चलिए आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स, और आगे की ओर हम बात करते हैं। नेल पॉलिश शुड बी रिमूव्ड बिफोर ईसीटी। ईसीटी में भेजने से पहले क्या करते हैं, जो अगर नेल पॉलिश लगाया हुआ तो उसको नेल पॉलिश को क्या कहते हैं, रिमूव करके भेजते हैं। क्यों? क्योंकि साइनोसिस वगैरह हो रहा है, ये पता चलेगा कैसे, तो जब तक नहीं दिखा तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, रिमूव करके भेजते हैं। और जो अगर नर्स जा रही है वो भी अपने नेल को क्लीन करके जाएंगे, ताकि कोई भी इंफेक्शन पेशेंट में ना हो। सेकंड बात कर 7 नंबर में बात करते हैं प्री मेडिकेशन इफ एनी प्रिस्क्राइब। अगर कोई भी मेडिकेशन वगैरह प्रिस्क्राइब है, जैसे एट्रोपिन था, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स थे, तो वो सभी को क्या करना है, पहले अगर प्रिस्क्राइब है तो उसे पहले ही देकर भेजना है। तो ये हमेशा पहले, और ईसीटी के पहले हम लोग ये सब को ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं ड्यूरिंग ईसीटी। अगर ईसीटी हो रहा तो उस दौरान में नर्स को क्या क्या ध्यान में रखना है, जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सुपाइन फोर पोजीशन के बारे में। सबसे मेन क्या है, पोजीशन की, जो पेशेंट है उसको हम कौन पोजीशन में रखेंगे, जिसके बारे में बात करते हैं। तो अगर पेशेंट को बाइलैटरल ईसीटी पड़ रहा है तो हम लोग सुपाइन पोजीशन उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर यूनिलैटरल पड़ रहा है तो उसको साइड लेइंग पोजीशन देंगे। सेकंड बात करते हैं मेडिकेशन फॉर ऑर्डर। जो भी डॉक्टर मेडिकेशन ऑर्डर कर रहे हैं वो सभी को देते हुए जाना है। प्लेस्ड पिलो अंडर द सेक्रम एंड नेक। जो नेक के पीछे में क्या करना है, पिलो के रख देना है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दे रहे हैं तो वो उनमें मूवमेंट जो आएगा, जो शॉक उनमें आएगा, जिसके कारण से कहीं डैमेज ना हो, सेक्रम या फिर नेक वगैरह में दर्द पेन वगैरह ना हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पिलो है उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं नेक, गर्दन के नीचे में। बात करते हैं वाइटल मॉनिटरिंग। मैंने अभी बताया था कि जैसे बहुत सारे ड्रग्स थे, जैसे एट्रोपिन था, वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर दे रहा था, तो वो सभी चीज को वाइटल मॉनिटरिंग करते हुए हमेशा रहना है। प्लेस व्हाइट ब्लॉक टू प्रिवेंट द टंग बाइट। सबसे इंपॉर्टेंट, जो उसका जो माउथ है उसको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। किसके द्वारा, बाइट ब्लॉक के द्वारा ब्लॉक कर देना है, ताकि वो क्या करे, कट ना कर पाए, वरना वो अपना टंग को कट कर लेगा, पूरे जोर से कट करेगा। अगर कोई भी है या फिर पाइप वगैरह लगा हुआ तो उसे क्या कर देगा, कट कर देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, बाइट ब्लॉक के थ्रू उसके माउथ को ब्लॉक कर देना है। फिर बात करते हैं एडमिनिस्टर O2 आफ्टर ईसीटी। जैसे कि मैंने बात किया था कि आप जैसे कि सिडेटिव ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं तो क्या होता है, O2 अगर लेवल वगैरह कम रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अब एडमिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग केयर आफ्टर ईसीटी। ईसीटी के बाद में क्या क्या नर्सिंग केयर करना जरूरी रहता है, जिसके बारे में बात करते हैं। वाइटल मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे सिडेटिव ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन सिचुएशन कमता है, जो मैंने आपको बताया था सक्सिनाइड के बारे में। फिर मैंने सेकंड जो मैंने बात किया था, जैसे एट्रोपिन वगैरह है और उसको देने से क्या हो रहा था, हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा था। तो ये सभी को मॉनिटर करने के लिए वाइटल मॉनिटरिंग करना जरूरी है, कम से कम 1 आवर्स तक। ईसीटी प्रोसीजर हो जाने के बाद 1 आवर तक मॉनिटरिंग करना। पोजीशन साइड लाइन टू प्रोड्यूस तो प्रिवेंट एस्पायरेशन। एस्पायरेशन से बचाने के लिए पेशेंट को क्या करते हैं, साइड लाइन पोजीशन देते हैं। ओरिएंटेशन टू द प्रिवेंट कंफ्यूजन।
क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे ड्रग्स है जिसके कारण से या फिर ईसीटी प्रोसीजर के बाद में कंफ्यूजन रहता है, डिलीरियम रहता है, तो ये सभी के बारे में मैंने बात किया था। तो पेशेंट जो है वो सभी को पहचानना बंद कर देता है। तो हमें क्या करना है, ओरिएंट करवाना है, मिलाते रहना कि ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम इस दिन तुम आए थे इसलिए, ताकि जो पेशेंट है उसको जल्दी से इलाज याद आए और वो अपने आप पुनः जो पहले की स्थिति में है उसमें रिकवर होकर आ जाए। फिर बात करते हैं असेस फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन। क्या करना है, पेशेंट में कोई एनी प्रकार कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं हो रहा, उसको असेस करना है। रिस्पिरेटरी मॉनिटरिंग जो मैंने आपको बताया, और सबसे मेन चेक गैग रिफ्लेक्स बिफोर गिविंग एनी फूड। गैग रिफ्लेक्स को चेक करना है ताकि कोई भी फूड देने के पहले कि ताकि कोई भी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखने को ना मिले। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया ईसीटी के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।